प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कक्षा 6 की क्लास चैप्टर नंबर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं और परिवर्तन जो होते हैं उनमें आपस में संबंध क्या होता है और परिवर्तन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और हमारे लिए खराब भी हो सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे बदलाव होते हुए। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो अपने से होते हैं और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो प्रकृति के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से होते हैं। एक स्वतः होते हैं और दूसरे होते हैं मानव के क्रियाकलापों द्वारा, यानी ये जो मनुष्य जो कुछ करता है उससे होता है। जैसे पौधों का उगना, पत्ती का रंग बदलना, सूख कर पेड़ों का गिर जाना, फूल का खिलना, फल का पकना, पेड़ों का गिरना और मौसम में जो बदलाव होते हैं जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सभी क्या होते हैं, स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। लेकिन जो घर की जो रसोई का चूल्हा होता है, तो चूल्हे को जो जलाने का काम होता है, दूध से पनीर बनाना है, धूप बत्ती मोमबत्ती का जलाना है, दीपावली में पटाखे और फुलझड़ी को जलाना, आज सारी क्रियाएं क्या हैं, ये मानव द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं हैं, यानी मानव द्वारा कृत क्रियाएं हैं। तो अगर हम दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखें तो कुछ क्रियाओं में क्या होता है, वस्तुओं की अवस्था बदलती है। जैसे कि दूध से जब दही बनता है, पनीर बनता है या फूल का मुरझाना, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। और कुछ वस्तुओं के जो रंग होते हैं और गंध होते हैं उसमें बदलाव होता है। कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वस्तु की अवस्था, आकार और रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन कहते हैं। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद और गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाला बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन के बारे में हमने जाना, यानी उसकी अवस्था में, उसके रंग रूप में, स्वाद में, गंध में बदलाव होना चाहिए, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के प्रकार। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ प्रकार। एक होता है तीव्र, मंद एवं तीव्र परिवर्तन। बच्चों, दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना, दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, दोनों क्रियाओं को हम देखते हैं कि दूध से दही बनाने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू का रस डालने से दूध जल्दी फट जाता है। जब किसी परिवर्तन को संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उसे धीमी या मंद गति से होने वाले परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। लेकिन दूसरी प्रक्रिया जो हुई थी उसमें क्या हुआ, समय अधिक लगता है। यानी कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में समय कम लगता है, यानी समय कम लगेगा, तो तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार परिवर्तन को हम कुछ और उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे कि जल में नील घुलने से नीला रंग होना तुरंत हो गया, माचिस को जलना, फूले हुए गुब्बारे को फूटना आदि, ये तीव्र परिवर्तन होते हैं। और नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना और प्रातःकाल सूर्य का पूरब में उदय होना या सायंकाल को पश्चिमास्त होना, यह क्या है, एक धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, स्लो चेंज कहलाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तन की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को हम बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और कुछ अनुपयोगी होते हैं। खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही, पनीर आदि जो बनता है, ये सारे क्या है, उपयोगी परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन रोटी में फफूंद लग जाना, दूध का फट जाना, लोहे में जंग लगना आदि क्या है, परिवर्तन तो है लेकिन अनुपयोगी परिवर्तन है। तो जो उपयोगी और लाभदायक परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं अनुकूल परिवर्तन। उपयोगी और लाभदायक परिवर्तन को हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं और अनुपयोगी व हानिकारक
परिवर्तन को हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जिससे लाभ होगा वो अनुकूल परिवर्तन, जिससे हानि होगी वो प्रतिकूल परिवर्तन। एक ही परिवर्तन कभी-कभी अनुकूल भी हो जाता है और कभी-कभी वो प्रतिकूल भी हो जाता है। कैसे? फसल तैयार होने समय बारिश होती तो अच्छा परिवर्तन है, लेकिन पक जाने पर बारिश हो जाए तो वो प्रतिकूल परिवर्तन भी कहलाता है। बारिश तो वही है, लेकिन वो एक समय में अनुकूल थी, दूसरे समय वो प्रतिकूल हो जाती है। वैसे ही नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित व अनियमित परिवर्तन की बात करें, सृष्टि में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित टाइम पर होते हैं, जैसे ऋतु को बदलना, दिन रात का होना, ये नियमित परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, जैसे कि बारिश का हो जाना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि का आना, ये या ज्वालामुखी का फूटना, ये सभी क्या है, अनिश्चित होते हैं, कभी भी ये घटना हो सकती है। तो निश्चित समय पर लगातार होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन्हें नियमित परिवर्तन, और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है, उन अनियमित परिवर्तन उन्हें कहते हैं। अब आते हैं प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारा को जब फुलाते हैं तो वो फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल देते हैं तो वापस से ये पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो गुब्बारे का फूलना और हवा निकालने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाना एक प्रत्यावर्तित क्रिया, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी पूर्व अवस्था में लौटने का परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार गूथा हुआ आटा है, उससे अगर आप लोई बनाएं तो आसानी से जो लोई बनेगी और लोई से आप एक आप रोटी बेल सकते हैं। रोटी के आकार से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वापस से लोई बना सकते हैं। यह एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस पुरानी अवस्था में आ जाए, उसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबर बैंड स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना। अब हम बात करें, अब आटे की लोई से बेली हुई कच्ची रोटी को तवे पर सेक लें। क्या आप वापस रोटी से आप लोई को बना पाएंगे? बिल्कुल भी संभव नहीं। इसी प्रकार दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध बनाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे हम कहते हैं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना। अब हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक बीकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच नमक घोल देते हैं। फिर उसे थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। सारा जो पानी है वो वाष्पित हो जाए, फिर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, बीकर की तलहटी पर सफ़ेद पदार्थ दिखाई पड़ता है। यह पदार्थ क्या होता है? नमक होता है। इस प्रकार जल विलायक है और इसमें नमक का जो मूल स्वरूप है वो लुप्त हो गया। जल के वाष्पन के द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में नमक क्रिस्टलीय रूप से चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें, चीनी मिट्टी की प्याली में एक मोम का ठोस टुकड़ा लेकर चित्र की भांति पिघलाना है तो ठोस मोम द्रव में बदल जाती है और प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर रख देने पर वापस से जो मोम होती है ठोस हो जाती है। ऊपर के दोनों उदाहरण से परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, लेकिन रूप बदल जाता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण था। आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात समानता पदार्थ की मूल पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को जलाएं तो क्या देखेंगे, लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर राख बन जाती है, एक नया पदार्थ। इसके गुण लकड़ी के गुण से भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिससे एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात समानता पूर्व पदार्थों को प्राप्त कर नहीं कर सकते हैं।
हम बात करें प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन की, तो प्राकृतिक परिवर्तन वह होता है जो मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी लोग परिचित हैं, और इसी प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं, जैसे कि दिन रात का होना, वर्षा, आंधी तूफान का आदि, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा आदि का पड़ना आदि क्या है, ये प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कृत्रिम परिवर्तन, आपने देखा होगा बढ़ई लकड़ी से मेज कुर्सी तख्त बनाते हैं, सीमेंट, मिट्टी, ईंटों से घर और इमारतें बनते देखा होगा। ये सभी कार्य मनुष्य द्वारा होते हैं। इसीलिए ये कृत्रिम परिवर्तन या मानवकृत परिवर्तन कहलाते हैं। दूध से दही, घी और क्रीम बनाना भी कृत्रिम परिवर्तन है, मनुष्य द्वारा ये काम होता है। अब हम बात करेंगे अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन की। ऐसा परिवर्तन जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित परिवर्तन कहलाता है, जैसे कि चंद्रमा की कलाओं में बदलाव, बादल आना, आंधी तूफान का आना आदि क्रियाओं पर मनुष्य को नियंत्रण या अधीन नहीं। नियंत्रित परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिस पर आपका नियंत्रण होता है नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को तेज धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना, ये क्या है? नियंत्रित नियंत्रित परिवर्तन है। अगर आप साइकिल या स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ मित्र मिल जाते हैं, तो आप साइकिल स्कूटर रोक कर उनसे मिलते हैं। आप अपनी इच्छा से अपनी गति तेज धीमी कर सकते हैं। यदि हमें लोहे के बर्तन को जंग से बचाना है, तो हमें वस्तुओं को तेल या पेंट लगाकर मौसम से बचा सकते हैं। अब आते हैं जटिल परिवर्तन। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी के तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं जीवाश्म ईंधन से, कहते हैं उस जीवाश्म ईंधन है ये। और इसमें अनवीनीकरणीय ऊर्जा का ये स्रोत माना जाता है। कोयला कोयला खनिज खानों से प्राप्त किया जाता है। और 300 करोड़ पूर्व भौगोलिक व उथल पुथल कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह से नीचे धंसकर दब गया। और वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप, वायु की जहाँ पर वायु नहीं थी अंदर, साथ में उच्च दाब था, इसके कारण धीरे धीरे क्या हुए, उन जंगलों में वास्तविक वनस्पति जैसे कि पौधों के तने आदि के जंगल पत्थर के कोयले के में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कोयले की समुद्र की गहराई में दबे हुए मृत जीव जंतु उच्च ताप व दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय तक जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त हुआ। इन परिवर्तनों के पश्च की क्रिया अत्यंत जटिल है, और जटिल इसे जटिल परिवर्तन कहते हैं। शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, प्रजनन प्रजनन आदि भी एक जटिल परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, जो परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उनमें से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। लोहे में जंग लगना, इसमें लोहा तथा ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीलने से ब्लेड पेंसिल की को छीलता है, जिससे ब्लेड को धार कम हो जाती है। इस परिवर्तन में ब्लेड ने पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया, साथ ही ब्लेड में भी परिवर्तन हुआ, इसके इसकी धार कुंद हो गई। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड व पेंसिल का एक दूसरे संपर्क में आना आवश्यक है। यह आपसी क्रिया और प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा किया जाने करने वाले पदार्थों की आकार, रंग, अवस्था में बदलाव हो जाता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बिना ऊर्जा के परिवर्तन होना संभव नहीं है। साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। इस प्रकार स्प्रिंग के दोनों हाथों से पकड़ कर खींचने पर उसकी आकृति में बदलाव हो जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। हैंड लेंस से सूर्य के प्रकाश को सामने रखें तो हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन पकाती है। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है।
इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे, समझे और उनके बारे में जाना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।